हाय, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो हिंदी की कविताएं तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ हम लोग आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया पाठ, एक नई कविता, जिसके साथ हम लोग अपनी सीरीज़ को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कविता है पतंग। आशावादियों के बहुत बेहतरीन कवियों में से माने जाने वाले आलोक धनवा जी के द्वारा रचित ये पतंग बाल विज्ञान और बाल शास्त्र पर लिखी हुई एक कविता, जिसमें बच्चों के मनमोहक वर्णन का चित्रण किया गया है और उनकी बाल क्रियाओं के ऊपर कविता लिखी गई है कि जो पतंग का समय होता है पतंग उड़ाने का, जब बच्चों के चेहरे पर जो हंसी आती है, उसको आलोक धनवा जी ने अपने कविता के माध्यम से पाठकों में उस रस को भरा है, उस रस को दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कविता आलोक धनवा जी के द्वारा रचित। पतंग तो खासकर मकर संक्रांति के समय और बंगाल राज्य में विश्वकर्मा पूजा के समय ही उड़ाया जाता है खासकर, लेकिन जो इसके आदी हैं, जिन्हें ये बहुत पसंद है, वे हमेशा इसे उड़ाते रहते हैं और देखते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी कविता पतंग। ठीक है, रचित द्वारा आलोक धनवा जी। सबसे तेज बौछारी गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सबसे तेज बौछारी गई, भादो गया। यहाँ कवि का कहने का मतलब है भादो जो है वो ऋतुओं में से एक है। जैसे गर्म ग्रीष्म है, शरद है, ठंड है, ये सारी एक ऋतुएं हैं। तो भादो जो है वो भी एक ऋतुओं में आता है। तो क्या हुआ, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो जो है वो ऋतु जो है ऑटम ब्रेक जो गया, उसके बाद क्या हुआ, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ यानी कि जो गंदगी है, जो एक तरीके से बारिश हो जाती है तो जो आसमान की सारी गंदगी होती है वो नीचे आ जाती है, तो आसमान जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तो कवि उसी का वर्णन कर रहे हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें कैसी होती हैं, लाल लाल चमकती हुई होती हैं। अगर आप उसे कैसे भी देखिए, अगर अंधेरे में देखेंगे तो आप जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं वैसे उसकी भी चमकती है, इसीलिए कवि ने तुलना की है उसकी जैसा, आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि ने यहाँ विभिन्न प्रकार के अलंकारों को भी विभूषित किया है तथा प्रकृति की मानवीकरण, प्राकृतिमय चीज़ को भी यहाँ उन्होंने वर्णन किया है और बताया है। ठीक है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद जो है वो एक ऋतु है, वो कैसे आया है, यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। शरद कैसे आया है, शरद आया है पुलों को पार करते हुए। पुल जो होते हैं, पुल यानी कि जो ब्रिज एक स्थान से दूसरे स्थान इंसान को ले जाता है, वैसे ही शरद कैसे आया है, वह भी एक पुल को पार करके दूसरे पुल आया, यानी एक ऋतु को पार करके दूसरा ऋतु अब आया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ कवि जो हैं विभिन्न प्रकार के अलंकारों को विभूषित किया है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो शरद है वो कैसे आया है, वो अपनी साइकिल को चलाते हुए आया है, साइकिल को दर्शाते हुए आया है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब साइकिल में क्या होता है, घंटी होती है, जिससे आप सामने वाले आदमी को कह सकते हैं कि कोई वाहन आ रहा है, उस सामने से हट जाए। तो उसी प्रकार जो शरद है वह भी क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये जो मौसम है, ये जो ऋतु है, वो अपने तरफ को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चे, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे, बारिश हो रही है तो बच्चे थोड़ी ना पतंग उड़ाएंगे, पहली बात तो वो उड़ेगी ही नहीं। तो जब आसमान खाली होगा, साफ सुथरा होगा, शाम का समय होगा, तो बच्चे जो हैं वो आकर्षित होंगे इस मौसम को देखकर, और वो पतंग उड़ाने का सबसे बेहतरीन समय होता है। ठीक है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। यहाँ कवि कह रहे हैं आकाश जो है वो बहुत साफ सुथरा है, बहुत मुलायम है, तो इस समय पतंग उड़ाने का बेहतरीन समय है कि पतंग ऊपर उठ सके, कि पतंग जो है वो ऊपर उठ सके, यानी हवा का जो वेग है वो सही से जाए, सही दिशा में हो, और उस समय जो एक तरीके के माने कि उस समय जो हवा चल रही है वो पतंग को ऊपर ले जाए। ठीक है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की जो है वो सबसे हल्की और रंगीन चीज़, हल्की क्या है, पतंग है, और रंगीन मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों से, इसमें रंगों को भरकर यहाँ उड़ाया जाता है। ठीक है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस जो है यानी एक तरीके की लकड़ी जो है, ये देखिए
ये जो है सबसे पतली है, तो इसको जब उड़ाया जाएगा तो ये सबसे पतली है, ठीक है। तो इसको उड़ाने को कवि कह रहे हैं कि ये बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियाँ। अब देखिए जब पतंग उड़ाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो कि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, जब किसी का पतंग काट देते हैं और वो गिरने लगता है, लोग उसे बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लोग चिल्लाते हैं, सीटियाँ बजती हैं, किलकारियाँ होती हैं, हंसी मजाक चलता है। तो उसी को कवि कह रहे हैं कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितलियों, यहाँ तितलियों का वर्णन किससे हुआ है? तितलियों का वर्णन हुआ है इन नाजुक पतंगों से, क्योंकि तितलियाँ जो होती हैं वो भी थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की होती हैं। तो ये जो पतंग है ये भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़ा सा फट जाए या थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वो नहीं उड़ पाता है, ठीक है। इतना हुआ नाजुक दुनिया। जन्म से ही वो साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं आलोक धनवा जी? यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं। जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास, कपास यानी कि रुई, ठीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है, पृथ्वी घूमती उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छत को नरम बनाते हुए, ठीक है। छत को बच्चे जो हैं वो मतलब बेसुध होकर, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता कि किस तरफ छत का आखिरी तरफ है या किस तरफ रेलिंग्स नहीं है। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना मतलब पतंग उड़ाने में, पतंग को पकड़ने में बेसुध हैं, मतलब बेहोश तरीके से हो गए हैं। उन्हें सिर्फ पतंग ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। उनकी बेचैन पैरों के पास, मतलब वो दौड़ रहे हैं तो क्या बोला जाता है उससे, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये बाहरी जो भौतिकी दुनिया है वो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग क्या होता है? मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, तो उसकी तुलना कर रहे हैं। दिशाओं मतलब अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, आवाज़ हो रही है, किलकारियाँ हो रही है, तो हर तरफ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। जब वे पीक भरते हुए चले आते हैं, मतलब दौड़ते हुए जब है वो चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। डाल की तरह लचीले मतलब अब पेड़ जो होता है वो बहुत लचीला होता है, ठीक है। कभी कुछ पेड़ की टहनियाँ होती हैं बहुत लचीली होती हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। बच्चे जो होते हैं क्या होता है, छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि छत का आखिरी किनारा है, इसके बाद नीचे धरती है और मैं उस पर गिर जाऊंगा, ठीक है। तो उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि वो बेसुध होते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनकी ही रोमांचित शरीर का संगीत, उनका जो शरीर है वो बचाता है कि आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, आपको और आगे और सामने आ जाना है कि आप उस तरफ गिरे ना, ठीक है। उनका जो शरीर का संगीत है, ठीक है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब कोई आप पतंग अगर उड़ा रहे हैं तो धागे तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको याद रहता है कि हाँ इसके बाद है कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा आगे हो जाना है, तो इसके बाद आप रुक जाते हैं और अपनी पतंग की वेग बनाए रखते हैं, लेकिन आप उसके सहारे बच जाते हैं। अगर कभी कभी गिर जाएं तो आप उसके सहारे भी बच जाते हैं कभी कभी, तो कभी उसका भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे की पंक्तियों को। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कवि। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं वो खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे जो हैं वो खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अपनी जो इच्छा है, अपने जो मन की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं नहीं कि मन में जो क्या हलचल चल रही है कि इधर पतंग गिरेगी उधर पतंग गिरेगी, इसका काटना उसका काटना, इस तरीके की जो विचार है, ठीक है, उसको कभी कह रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब डर के आगे जीत है वो बात तो अलग है, लेकिन अगर वो कभी गिरते हैं और फिर वापस आ जाते हैं तो और भी निडर हो जाते हैं कि अगर गिरेंगे तो जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें खतरनाक भी हो जाती हैं कि आप अगर 1 मंजिला 2 मंजिला से गिरते हैं तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बल्कि फर्स्ट फ्लोर से गिरें अगर नीचे ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी कवि जो है अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो कभी अगर गिरते भी हैं और अगर कोई कुछ नहीं हुआ तो वो निडर की तरह और सूरज से लड़ते हैं। ये कहने का मतलब है कि सूरज ढलते हैं, सूर्य देवता का ढलने का समय होता है, ढलते हुए सूरज से वो लड़ते हैं कि हम अभी भी पतंग उड़ाएंगे।
और सुनहले सूरज के सामने आते हैं, सुनहले यानी सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी जो है वो और भी तेज़ जो है वह घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो इस तरफ जाना उस तरफ जाना, पतंग को पकड़ना और उसे लेना, उसे उड़ाना, ये सारी चीज़ों की जो क्रियाकलाप है उन चीज़ों को कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे मन में दिया। और कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ों एवं अलंकारों की बहुत बेहतरीन प्रस्तुति को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ जो हमारी कविता है इसका अंत होता है। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।